हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की आज की इस क्लास में। आज हम एक फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं जो खास तौर पर जो है कि विजन आईएएस का है। विजन आईएएस का है, इस बुकलेट सी है और जनरल स्टडी है जो 63-13। यह हमारा जो विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 4 है जो कि जियोग्राफी प्लस करंट से जुड़ा हुआ है। जियोग्राफी और करंट अफेयर्स पर आधारित है। भले ही सब्जेक्ट लिमिटेड है लेकिन इसका लेवल और अप्रोच पूरी यूपीएससी प्रीलिम्स के अनुसार ही रहेगा। इस क्लास में हमारा फोकस रहेगा कि स्टैटिक और करंट का इंटीग्रेशन कैसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर्स से जोड़ा जाता है। स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक, जब पूरा उत्तर न पता हो तो हम सही ऑप्शन तक कैसे पहुँचे, और कॉमन ट्रैप्स की समझ, जैसे एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है और उनसे कैसे बचना है, किस तरीके का क्वेश्चन बनाता है। आप सभी से अनुरोध है कि हर प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर डिस्कशन के दौरान अपने अप्रोच को मैच करें। यहाँ उद्देश्य सिर्फ उत्तर याद करना नहीं बल्कि यूपीएससी जैसी सोच विकसित करना है। इसे बिल्कुल अपनी असली एग्जाम की तरह ही लीजिए, ईमानदारी से प्रयास करिए और पूरा फोकस बनाए रहिए क्लास के दौरान। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना आज का क्लास जो है कि शुरू करते हैं। अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने जो कि ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और उनसे जुड़े शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है पार साइबेरियन रेल मार्ग मॉस्को और बीजिंग को जोड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट है पार कैनेडियन रेल मार्ग वैंकूवर और हैलीफैक्स को जोड़ता है। और संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है। तो यहाँ जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। और जिसमें तीन प्रमुख जो है रेल मार्ग की बात की गई है। सबसे पहला है पार साइबेरियन, दूसरा है पार कैनेडियन और तीसरा है कि संघ और प्रशांत रेल मार्ग न्यूयॉर्क शहर और फ्रांसिस्को। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं पार साइबेरियन मार्ग जो है यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पूर्णतः रूस के भीतर मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, मॉस्को से व्लादिवोस्टोक, बीजिंग तक नहीं।
व्लादिवोस्टॉक से जाता है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और है पार कैनेडियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। इसका रेलवे पार कैनेडियन रेल मार्ग अटलांटिक तट पर हैलीफैक्स से प्रारंभ होकर प्रशांत तट पर वैंकूवर तक जाता है, जो कनाडा की पूरी चौड़ाई को पार करता है। यह पूर्णतः एक देश के भीतर एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह जो है कि हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जुड़ा हुआ दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा। तीसरा है संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, पैसिफिक रेलवे संघ एवं प्रशांत रेल मार्ग केंद्रीय प्रशांत के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने वाला पहला रेल मार्ग था। न्यूयॉर्क शहर जो कि यूएसए का एक शहर है, और वहीं सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने वाला पहला रेल मार्ग है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास और पश्चिम की ओर विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि केवल 2। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारत में सिंचाई प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख परियोजनाओं में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रे या माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई और बबलर सिंचाई सिंचाई विधियों की फरो सिंचाई श्रेणी से संबंधित है। प्रयुक्त में से पूछा गया है कौन कौन से कथन सही है। यहाँ पे भारत में जो सिंचाई प्रणालियां अपनाई गई है उनसे यह सवाल पूछा गया है। तो देखिए, कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता है। देश में वर्षा की स्थानिक जो सामयिक परिवर्तनता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है, और सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया जाता है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। तो देखिए, अधिक होती है। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं में सतही और भौम जल दोनों ही स्रोत होते हैं। अगर सिंचाई की बात करें तो सतही और भौम जल दोनों होते हैं। हालांकि बृहद और मध्यम परियोजनाएं अधिकतर सतही जल संसाधनों का दोहन करती हैं। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सतही भौम जल दोनों ही स्रोत हैं। सतही और भौम जल दोनों स्रोत हैं लघु स्तर पर। लघु स्तर पर दोनों स्रोत होते हैं। हालांकि बृहद और मध्यम परियोजनाएं अधिकतर सतही जल का दोहन करती हैं। इसलिए जो है कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि स्थानीयकृत सिंचाई एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जल को कम दबाव में पाइप नेटवर्क के माध्यम से एक जो है कि पूर्व निर्धारित प्रतिरूप में वितरित किया जाता है, और इसमें प्रत्येक पौधे या उसके आसपास का लघु प्रवाह किया जाता है। इसे निम्न प्रवाह सिंचाई प्रणाली या कम मात्रा वाली सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें ड्रिप सिंचाई होती है, और स्प्रे या माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई और बबलर सिंचाई इस सिंचाई की विधियों की श्रेणी में आती है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक सही है न ही दो। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि ओलिव रिडले की संख्या में वृद्धि हो रही है, किंतु रेत का तापमान बढ़ने से इनके लिंगानुपात में विषमता आ रही है। इस संदर्भ में ओलिव रिडले कछुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ओलिव रिडले कछुआ से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है।
तो यहाँ पे देखिए पहला है केवल हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट के तहत क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखते हैं, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा। अभी देखिए सबसे पहले हम न्यूज को समझते हैं। तो हालिया संदर्भ में देखा जाए तो एक अध्ययन से पता चला है कि ऑलिव रिडले की संख्या में वृद्धि हो रही है, किंतु रेत का तापमान बढ़ने से इनके लिंगानुपात में विषमता आ रही है। तो ऑलिव रिडले का नाम इसके हृदयाकार खोल के जैतून हरे रंग के कारण पड़ा है। कछुए की एक प्रजाति विश्व के समुद्री कछुओं की छोटी प्रजातियों में से एक है और मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर, प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया है केवल हिंद महासागर, इन तीनों में इनकी स्थिति देखी जाती है। ऑलिव रिडले कछुए संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं। कछुओं के मांस और अंडों के लिए इनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक अनुमानों की तुलना में ऑलिव रिडले की संख्या बहुत कम हो गई है। फिशिंग गियर में फंसना तथा कछुओं एवं अंडों प्रत्यक्ष दोहन ऑलिव रिडले के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। और वहीं दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो ऑलिव रिडले प्रायः आहार प्राप्ति स्थल और प्रजनन स्थल के बीच की लंबी दूरी तय करते हैं। ऑलिव रिडले सर्वाहारी होते हैं, जिनका अर्थ है कि ये शैवाल और लोबस्टर, केकड़े, ट्यूनिकेट्स और मोलस्क सहित कई तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ऑलिव रिडले नीतल स्थल अकशेरुकी की जो नितल पर रहते हैं का आहार प्राप्त करने के लिए 500 फीट गहराई तक जा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ऑलिव रिडले सर्वाधिक या प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं, जो वर्तमान में IUCN द्वारा जारी संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में वन वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं बल्कि वल्नरेबल की स्थिति में है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ज्ञान भारतम मिशन का मिशन क्या है? हाल ही में सुर्खियों में रहा ज्ञान भारतम मिशन क्या है? तो देखिए हाल ही में अभी केंद्रीय बजट 2025-26 2025 बजट 2025-26 में पांडुलिपियों के नए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। ज्ञान भारतम मिशन के बारे में तो यह भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों और परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने और उन्हें संरक्षित करने का एक सहयोगात्मक प्रयास है। आपका आंसर भी हो जाएगा और इसको हम समझ भी लेते। तो भारत सरकार द्वारा देश की पांडुलिपियों की विरासत को बचाने और बढ़ावा देने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया था। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित इस मिशन के तहत संग्रहालयों, पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी संग्रह में स्थित 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण एवं सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य है शैक्षणिक संस्थानों उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों संस्थानों संग्रहालयों पुस्तकालयों आदि में मौजूद 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। महत्व क्या है? इससे ऐतिहासिक मूल्यों और विरासत का संरक्षण सुनिश्चित होगा और प्राचीन भारतीय ज्ञान के विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरीके से कुछ बातें हैं। आपका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद ओपिओइड संबंधित है।
ओपियोइड संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट तो वायरल संक्रमण के उपचार हेतु इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के समग्र गलत है। दर्द और संबंधित विकारों के उपचार हेतु इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के वर्ग से संबंधित है। तो बी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अभी जो ओपियोइड के बारे में टेस्ट नंबर 3 में हम सबने देखा था, टेस्ट नंबर 3 में हम सबने डिटेल्स में देखा था। तो यह क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA ने सुजेट्रीजिन को मंजूरी दे दी है। यह माध्यम से गंभीर तीव्र दर्द के लिए अपनी श्रेणी का पहला गैर ओपियोइड उपचार है। अगला प्रश्न है आपके सबके सामने, निम्नलिखित उद्योगों पर विचार कीजिए। एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग, कागज विनिर्माण उद्योग और चाय प्रसंस्करण उद्योग और वस्त्र परिधान उद्योग उपर्युक्त में से कितने भार ह्रास वाले कच्चे माल आधारित उद्योग माने? तो कच्चे माल जो है आधारित, कच्चे भार वाले, कितने भार ह्रास वाले कच्चे माल आधारित उद्योग माने जाते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भार ह्रास कच्चा माल क्या होता है। तो भार ह्रास वाले कच्चे माल वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो विनिर्माण की प्रक्रिया, वे पदार्थ जो विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपने भार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देते हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे तांबे के अयस्क से निकाले गए तांबे का भार इस्तेमाल किए गए कच्चे अयस्क को बहुत कम होता है। तो ऐसे कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग सामान्यतः तौर पर परिवहन लागत को कम करने के लिए कच्चे माल के स्रोत के निकट अवस्थित होते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं, जैसे तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आपका हो गया। एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से निकाला जाता है जो भार ह्रास वाला कच्चा माल है। और उसी तरीके से देखते हैं कागज विनिर्माण उद्योग, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और चाय प्रसंस्करण उद्योग तीसरा विकल्प भी सही हो जाएगा। और वस्त्र परिधान उद्योग यह विकल्प सही नहीं हो। इसमें कपास या संश्लेषित रेशे का उपयोग किया जाता है जो भार ह्रास वाले नहीं होते हैं, भार ह्रास वाले नहीं। वाले नहीं होते हैं, आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बॉक्साइट एक लौह धात्विक खनिज है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यह बृहद स्तर पर उत्तरी मैदानों के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट कहा गया है कि लौह धात्विक खनिज है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम के विनिर्माण में किया जाता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका उपयोग एल्यूमीनियम के उत्पादन में किया जाता है, इसीलिए कथन एक सही नहीं है। उत्पादन में किया जाता है न कि विनिर्माण। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। बॉक्साइट मुख्य रूप से टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है।
यह लैटेराइट चट्टानों से संबद्ध है। यह बृहद स्तर पर प्रायद्वीपीय भारत के पठार या पर्वत श्रेणियों और देश के तटीय भागों में पाया जाता है। देश के यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार या पर्वत श्रेणियों या तटीय क्षेत्रों। तटीय क्षेत्रों में देखा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण घरों का अभिविन्यास और संरचना बृहद रूप से जलवायु परिस्थितियों और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से प्रभावित है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण बस्तियां निर्माण सामग्री के लिए अपनी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर होती हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखा जाए तो राजस्थान में घरों में गर्मी से बचने के लिए मिट्टी की मोटी जो है कि दीवारें और छोटी खिड़कियां बनाई जाती हैं राजस्थान में। वहीं हम देखें पर्वतीय क्षेत्रों में तो वहाँ पे जो है कि घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण जो आवास के डिजाइन और जलवायु और स्थानीय संसाधन का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ग्रामीण बस्तियों में आबादी का व्यवसाय मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों पर आधारित होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल उनको हम कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र। कौन कौन शामिल होता है? जैसे कृषि, मत्स्य, वानिकी, पशुपालन। वानिकी पशुपालन। अब वही देखते हैं हम द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो विनिर्माण, निर्माण, विनिर्माण, विनिर्माण। और वहीं हम देखें तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत तो आएगा व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिक्षा, सेवाएं, सेवाएं। तो ये जो है कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कुछ द्वितीयक गतिविधियां भी शामिल होती है, जैसे हस्तशिल्प और मिट्टी के बर्तन और लघु उद्योग। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद है, किंतु ये आजीविका का मुख्य स्रोत नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती प्रारूप दिया है, विशेषता संबंधी विवरण दिया है। जैसे रैखिक प्रतिरूप है। रैखिक प्रतिरूप घरों को झील या मंदिर जैसी केंद्रीय विशेषता के चारों ओर से व्यवस्थित किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि रैखिक प्रतिरूप जो होता है सामान्य तौर पर सड़कों, नदियों और रेल लाइनों या तटबंध के किनारे होता है। सड़कों, रेल लाइनों,
रेल लाइनों, तटबंधों, तटबंधों के किनारे विकसित, के किनारे विकसित होता है, न कि किसी केंद्रीय विशेषता के आसपास, न कि किसी केंद्रीय विशेषता के आसपास। इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। वृत्ताकार प्रतिरूप सड़कों, नदियों और रेल मार्गों के साथ विकसित होता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो यह वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे सेट होता है, और जैसे वृत्ताकार इस जो देखते हैं तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा क्योंकि रैखिक प्रतिरूप की विशेषता बता रहा है। तो वृत्ताकार देखते हैं तो एक आयताकार बस्ती एक नियोजित अभिविन्यास का अनुसरण करती है। इसमें सड़कें और गलियां समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, जिसमें एक ग्रिड प्रतिरूप बनता है। शहरी नियोजन में कॉलोनियां, यह जो होता है कॉलोनी, कॉलोनी से संबंधित होता है शहरों में। और तीसरा देखते हैं आयताकार प्रतिरूप, दूसरा स्टेट गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है आयताकार, जो है कि एक सेकेंड यहाँ पे देखिए जो आयताकार प्रारूप है वह शहरों में होता है, कॉलोनियों में। यहाँ पे वृत्ताकार देखते हैं तो वृत्ताकार जो होता है वह परिवहन मार्गों के बजाय झील, मंदिर, कुआं, बाजार, चौक जैसी केंद्रीय विशेषताओं वालों के चारों ओर व्यवस्थित होता है। तो इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या से संबंधित है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कायिक घनत्व पद की सही व्याख्या करता है। कायिक घनत्व पद, तो सबसे पहले समझते हैं कायिक घनत्व पद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं। पहला, यहाँ किसी देश के प्रति इकाई क्षेत्र में कुल जनसंख्या की माप, या किसी देश की कुल कृषि जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को संदर्भित करता है। सी, किसी देश में जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है। और वहीं डी है, यह देश में कुल कृषि जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम आते हैं अपने स्टेटमेंट पर, आंसर पर। तो जो कायिक घनत्व होता है, कायिक घनत्व, कायिक घनत्व जो होता है निवल कृषित, निवल कृषित भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र, प्रति इकाई क्षेत्र में लोगों की संख्या को संदर्भित करता है, संख्या को संदर्भित करता है, संदर्भित करता है। तो यहाँ पे कायिक घनत्व के बारे में देखें। कायिक घनत्व का फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या अपान निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र, निवल कृषित क्षेत्र। तो यह हो गया कायिक घनत्व। तो इसीलिए इसमें देखिए सबसे सही विकल्प कौन सा है, किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी हो। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अशोधित जन्म दर सीबीआर को दिए गए वर्ष प्रतिवर्ष में जो है कि 1000 सॉरी 10,000 लोगों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर से निर्धारित होती है जिसमें प्रवास का प्रभाव शामिल नहीं होता है और कुल जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवास दोनों शामिल होते हैं। प्रयुक्त कथनों में से कितने जो है कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10,000 दिया गया है जबकि यहाँ पे 1,000 होना चाहिए। और यहाँ पे इसका जो क्या कहते हैं अशोधित जन्म दर है वास्तव में दिए गए किसी वर्ष में प्रति 1,000 स्त्रियों पर जन्म दिए जीवित बच्चों की संख्या के रूप में जाता है, न कि प्रति 10,000। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जनसंख्या की प्राकृतिक जो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर से निर्धारित होता है जिसमें प्रवास का प्रभाव शामिल नहीं होता। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाए। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कुल जनसंख्या वृद्धि में प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवास दोनों शामिल होते हैं। स्टेटमेंट आपको जो आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। इस्पात क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत अशोधित इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इस्पात का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका जो है कि गलत हो जाएगा क्योंकि इस्पात भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्षेत्रक है। भारत अशोधित इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस क्षेत्रक ने देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान दिया है, लगभग 20 लाख नौकरियां प्रदान की है। इसके अलावा इस क्षेत्रक में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय इस्पात नीति का लक्ष्य है इस्पात उत्पादन के मौजूदा स्तर 120 मीट्रिक टन को बढ़ाकर 2030 तक 300 मीट्रिक टन करना। यहाँ पे सबसे बड़ा उत्पादक दिया गया है, दूसरा है। और यहाँ पे देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इस्पात करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और यह एक जो है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 7 महारत्न कंपनियों में से एक है। अगला प्रश्न है भारत में रेल क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में 90% से अधिक रेल मार्ग जो है नैरो गेज छोटी लाइन पर आधारित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। जो भारतीय रेल नेटवर्क विश्व के सबसे लंबे नेटवर्कों में से यह एक है। तो सबसे बड़ा जो है कि जैसे देखा जाए यूएस से
पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर है आपका चीन, और वहीं तीसरे नंबर पर है आपका रूस, और फोर्थ नंबर पे है भारत। चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो बड़ी लाइन जो ब्रॉड गेज में रेल पटरियों की दूरी होती है 1.616 मीटर होती है, तो इसलिए जो है कि स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी लाल कॉलर श्रमिकों से संबंधित है? रेड कॉलर श्रमिक। अब यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम देखते हैं, पहले उत्तर जानने से पहले, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से, यह जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्रियों, खनिजों के उपयोग के विषय को संदर्भित करती है। इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशु चारण, आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, पशुचारण, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी, लकड़ी काटना, कृषि और खनन, कृषि और खनन, खनन और खनन कार्य शामिल किए जाते हैं, और खनन कार्य, और खनन कार्य शामिल, और खनन कार्य शामिल होते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों को उनके कार्यों की बाह्य प्रकृति के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाए वही हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं। और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज के बारे में देखें हम, सेकेंड एक्टिविटीज के बारे में देखें तो कौन कौन से कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों को मूल्यवान बना देती है। इसलिए द्वितीय क्रियाएं जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण और इनको शामिल किया गया है। और यहाँ पे देखिए चतुर्थक है क्वाटनरी, चतुर्थक, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इसमें क्या शामिल होता है? इसमें देखते हैं हम, सूचना का संग्रहण किया जाता है, सूचना का संग्रहण, संग्रहण, उत्पादन, प्रसार, उत्पादन, प्रसार, प्रसार, यहाँ तक कि सूचना का उत्पादन। चतुर्थक क्रिया अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होती है, अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं
विकास विकास पर आधारित होती हैं। चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाएं, तो इस तरीके से हम सब ने देख लिया। आपका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्राथमिक क्रियाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। जापान, जर्मनी, इटली, नाइजीरिया। उपर्युक्त में से कितने देशों में संकीर्ण आधार वाला आयु लिंग पिरामिड है जो निम्न जन्म दर और वृद्ध होती आबादी को दर्शाता है? वृद्ध होती आबादी को दर्शाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जापान है, तो जापान निम्न जन्म दर के साथ वृद्धि होती है आबादी, और वहीं निम्न जन्म दर के साथ वृद्धि होती आबादी जर्मनी में भी। और इटली में देखते हैं निम्न जन्म दर के साथ वृद्धि होती आबादी। नाइजीरिया में देखते हैं उच्च जन्म दर है और युवा आबादी ज्यादा है। उच्च जन्म दर, युवा आबादी। इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और 3 जो है कि आपके केवल 3। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि यह मध्य अक्षांशों की अर्धशुष्क भूमि के आंतरिक भागों में की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, हालांकि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, जई, राई भी बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए जुताई से लेकर कटाई तक सभी कृषि कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति एकड़ अधिक उत्पादन के साथ प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है। प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होता है। पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा और यही आपका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट आपका गलत है। मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क क्षेत्रों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। यह सारे स्टेटमेंट आपके सही है, यहाँ पे गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, सोलिगा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलिगा जनजाति मुख्य रूप से केरल वनों में पाई जाने वाली घुमंतू जनजाति है। इन्हें भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें स्थानीय भाषा में बांस के बच्चे के रूप में जाना जाता है। तो अभी हाल ही में देखा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री ने विलीगिरी रंगनाथन स्वामी मंदिर, विलीगिरी रंगनाथन स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर बीआरटी टाइगर रिजर्वों में बाघों की आबादी बढ़ाने में सोलिगा जनजाति के प्रयास की सराहना की है। सोलिगा जनजाति के बारे में अगर देखा जाए तो सोलिगा जनजाति घुमंतू लोग हैं जो दक्षिणी कर्नाटक के बिलीगिरी रंगा पहाड़ी क्षेत्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में रहते हैं। 2011 में सोलिगा बाघ अभयारण्य में रहने वाला पहला ऐसा जनजातीय समुदाय बन गया जिसे वन अधिकार के अंतर्गत विधिक अधिकार प्राप्त है। ये शहद, बेरी और इमारती लकड़ी जैसे वन उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। ये सोलिगा भाषा बोलते हैं जो कन्नड़ से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। ये बाघों की पवित्र प्राणियों के रूप में पूजा करते हैं और बाघ को डोडा नई कहते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं आपका, सोलिगा कर्नाटक में एक अनुसूचित जनजाति है, एसटी जनजाति है। एसटी जनजाति है, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में वर्गीकृत किया गया है, इसीलिए कथन दूसरा भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इन्हें स्थानीय भाषा में बांस के बच्चे के रूप में जाना जाता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, पहला कथन है,
अंतः राज्य ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिला प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। महिला प्रवासन के मुख्य कारण काम और रोजगार है। काम और रोजगार है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो राज्य ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिला प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होती। भारत में प्रवासन की विभिन्न धाराएं होती हैं। आंतरिक प्रवासन के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की जाती है। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी और शहरी, शहरी से ग्रामीण। तो अंतः राज्य इंट्रा स्टेट और अंतर राज्य प्रवास विभिन्न पहलुओं में पुरुष और महिला प्रवासियों का जो है कि विवरण प्रस्तुत होता है। तो इसमें हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है क्योंकि ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिला प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक। और वही दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि पुरुषों और महिलाओं के प्रवासन के कारण अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए काम और रोजगार पुरुषों के प्रवासन 26% का मुख्य कारण बना हुआ है, जबकि महिलाओं के लिए 2.3% है। इसके विपरीत लगभग जो है कि 67% महिलाएं अपने विवाह के पश्चात अपने माता पिता के घर से दूर चली जाती हैं। तो जो आपका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। जी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी।